गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। ईवीएस का प्रैक्टिस सेशन है ये, जिसमें हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी 6 पेपर डिस्कस कर चुके हैं, आज हम 7वां पेपर डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। आवाज में और वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उसको जरूर बताइए आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, ये 21 सितंबर 2014 का पेपर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है। ठीक है, फिर ऑप्शन पढ़ने हैं उसके। तो खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। पहला ऑप्शन है, देखते हैं, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। दूसरा है, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। तीसरा, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। चौथा है आपका, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। तो कौन सा सही आंसर होगा वो आपको बताना है। 21 सितंबर 2014 का पेपर है और ये है आपका पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा वेट करेंगे हर आंसर के बाद। प्रीति जी, गुड मॉर्निंग प्रीति जी। सेशन को एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे अपने अपने लेवल पर, जिससे से ज्यादा बच्चे कनेक्ट हो पाएं और उनको इसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीति राजावत जी पहले का फोर्थ बता रहे हैं, और बच्चों के आंसर देख लेते हैं। एक दो बच्चों के और आंसर देखते हैं, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, और फिर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो आपको सुइटेबल लगता है। चलिए देखिए, इसमें देखिए, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल दिखाना। ये प्रैक्टिकल लर्निंग ये प्रैक्टिकल लर्निंग से संबंधित है, और प्रैक्टिकली हम कुछ भी सीखते हैं वो हमें ज्यादा याद रहता है और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो पहले का आंसर फोर्थ हो जाएगा। प्रीति जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ आंसर होगा पहले वाले का। दूसरा देखते हैं, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। क क पर क्या दिया है, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। दूसरा है, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट को प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। तीसरा है, शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। अब क्या पूछ रहे हैं वो, नालिनी किस प्रकार के प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। ए ऑप्शन है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा है, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। तीसरा है आपका, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और चौथा है, अपनी पाठ योजना का पालन करना। ये चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है जो इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है क ख ग ए बी सी में। दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, तो बिल्कुल सही है। बच्चों का आंसर देख लेते हैं। मनीषा कुमारी जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट का फोर्थ बता रहे हैं। सविता यादव जी फोर्थ बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, आप सभी लोग करेक्ट हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को।
दूसरे क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। कौन से क्रियाकलाप हैं? ए, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बी, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सी, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। और डी, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। ये चार स्टेटमेंट हैं। अब वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावशाली होगी, कम प्रभावी होगी? ध्यान रखिएगा, कौन सी कम प्रभावी होगी वो आपको बताना है क ख ग घ में से। तीसरा क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना का क्या दिया है? प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। ये तो बेस्ट होगा मेरे ख्याल से, ये कम प्रभावी नहीं होगा, ये अधिक प्रभावी होगा। और दूसरा, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी ठीक है। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये थोड़ा सा कम लग रहा है। घ देखते हैं, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण। तो ग और घ में बताइए आप कौन सा आंसर है? वो क ख ग तो क ख तो बेस्ट है, ठीक है, वो अधिक प्रभावी होंगे। तीसरे का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो देखिए, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडारण दिखाना, यानी कि घ सही होगा इसका आंसर। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ी के भंडारण दिखाना बिल्कुल सही है। तीसरे का तीसरा, वेरी गुड। प्रीति जी करेक्ट हैं आप, मनीषा जी करेक्ट हैं, सविता जी आप करेक्ट कर लीजिए। तीसरे का होगा आपका थर्ड आंसर घ। घ जो है कम प्रभावशाली होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य किसमें सुधार करना है? पहला ऑप्शन संवेगात्मक कौशलों में, दूसरा चिंतन कौशलों में, तीसरा बोलने संबंधी कौशलों में और चौथा अवलोकन कौशलों में। इमोशनल स्किल, थिंकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और ऑब्जर्वेशन स्किल। फोर्थ का आंसर। तो ध्यान रखना, फोर्थ का आंसर आपका होगा थिंकिंग स्किल, चिंतन कौशल, ठीक है। करेक्ट करेंगे सभी बच्चे। हाँ सविता जी, अब आप थर्ड का थर्ड बता रहे हैं, ठीक है। फोर्थ का आंसर दीजिए सभी बच्चे। सेशन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दीजिए जल्दी से। फोर्थ का सेकंड, वेरी गुड, सही है बिल्कुल मनीषा जी, फोर्थ का सेकंड होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, क्या हो सकता है भाई प्रमुख कारण? पहला, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। दूसरा, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। तीसरा, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण
शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, चोचक नहीं है, रोचक है यहां पर, रोचक नहीं लगा। चौथा है, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। आपके आंसर का थोड़ा सा वेट करेंगे, जो भी बच्चे आंसर देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5 का फोर्थ बता रहे हैं मनीषा जी। प्रीति जी भी फोर्थ बता रहे हैं। सविता जी भी फोर्थ बता रहे हैं, वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ का आंसर होगा आपका फोर्थ। छठवां क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा 5 की जो किताब है उसमें एक सेक्शन है सर्वे एंड राइट, उसका उद्देश्य क्या है? पहला, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। दूसरा, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। तीसरा, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। चौथा, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। छठवां प्रश्न, देखते हैं आप कौन कौन आंसर दे रहा है। छठवे का पहला, प्रीति जी छठवे का पहला बता रहे हैं, और बच्चों के आंसर देखते हैं भाई। सविता यादव छठवे का पहला बता रहे हैं। मनीषा कुमारी जी भी छठवे का पहला बता रहे हैं, तो वेरी गुड, करेक्ट हैं आप सभी लोग। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें, ठीक है। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन देखिए, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ईवीएस का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो पहला है आपका इन्वायरमेंटल साइंस, दूसरा है इन्वायरमेंटल सोर्स, तीसरा इन्वायरमेंटल स्टडीज, चौथा इन्वायरमेंटल स्किल। तो सभी को पता होगा ये इन्वायरमेंटल स्टडीज है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए आप, विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली on the map of India, the capital of Himachal Pradesh Shimla and the capital in Madhya Pradesh Bhopal are located respectively in its, स्थिति बताना है आपको। दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। तो ये मैप पर आधारित है आपका क्वेश्चन। मैप पर आधारित एक क्वेश्चन आता है, आप हर एक हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो देख रहे होंगे आप, हर पेपर में एक क्वेश्चन मैप से रिलेटेड होता है आपका। आठवां क्वेश्चन, मैप को मैंने दिखाया था आपको, ग्लोब दिखाया था उस दिन, तो ग्लोब का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका आता ही है। तो ध्यान रखना, नॉर्थ और साउथ इसका सही आंसर है, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। मैप सामने रख के प्रैक्टिस कीजिएगा, आदत में आ जाएगा आपको। आठवें का आंसर हो जाएगा दूसरा। वेरी गुड मनीषा जी, आठवें का आंसर दूसरा ही है, करेक्ट हैं आप। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला, टीचर्स मस्ट एंश्योर परफेक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। दूसरा,
चिल्ड्रन मस्ट बी एनकरेज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तीसरा, चिल्ड्रन मस्ट बी एनकरेज्ड टू एक्सप्लोर देयर इमीडिएट एनवायरमेंट। चौथा, लर्निंग इन द क्लासरूम मस्ट बी लिंक्ड टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। नाइन्थ का आंसर। तो ध्यान रखिए, ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है आपसे, कौन सा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। तो मेरे ख्याल से फोर्थ वाला, लर्निंग इन द क्लासरूम मस्ट बी लिंक्ड टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। आपसे पूछा है कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो देखिए, टीचर्स मस्ट एंश्योर परफेक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन का सुनिश्चित करें, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी सब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं। क्वेश्चन भी बच्चा पूछेगा और एक्सप्लोर भी करेगा अपने एनवायरमेंट को, और क्लासरूम की जो शिक्षा है उसको बाहर के एनवायरमेंट से जोड़ेगा भी। तो दूसरा, तीसरा, चौथा वो तो सही है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखते हैं कौन से बच्चे ने आंसर दिया है। अनिल कुमार शुक्ला, सातवें का 3 बता रहे हैं, ठीक है। सविता जी, नाइन्थ का 1, वेरी गुड। मनीषा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का करेक्ट है आंसर, करेक्ट कर लेंगे आप बच्चे। 10वां क्वेश्चन देखिए, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन्स टू अ पेशेंट एंड ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू ईट जगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, दिस पेशेंट मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही कहता है कि आप गुड़ खाइए, आंवला खाइए और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाइए। तो आपको बताना है कि उस मरीज को कौन सी बीमारी है, मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया, बुखार। भाई खून की कमी में ये सब खाया जाता है, जब बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, ब्लड की कमी आ जाती है, तब खाया जाता है। तो खून की कमी से कौन सा रोग होता है, खून की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। तो एनीमिया की बीमारी में ये सब खाया जाता है, जिससे खून जो है इंक्रीज हो जाए, ब्लड आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी बच्चे, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, एनीमिया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आपके आंसर देखते हैं। 10वें का तीसरा, वेरी गुड, सही है मोनिशा जी। अनिल कुमार, नाइन्थ का 1 बता रहे हैं, वो भी ठीक है। सविता यादव 10वें का तीसरा बता रहे हैं, वेरी गुड, सही है। एनीमिया होगा, एनीमिया में खून की कमी होती है और ब्लड को बढ़ाने के लिए गुड़, आंवला इनका उपयोग किया जाता है, और हरे पत्तेदार सब्जियां। तो सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। दूसरा, सेककर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, भूनकर, सेककर, तलकर, भूनकर, उबालकर और गूंदकर और भूनकर। खाना बनाने के तरीके इनमें से कौन से ग्रुप में दिए गए हैं, बताइए आप सभी लोग। 11वां क्वेश्चन है। तो देखिए, सेककर, तलकर और भूनकर, ये खाना बनाने का तरीका है। तो तीसरा आंसर होगा आपका सही। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखेंगे, रेगिस्तानी ओक, ये कल भी हमने डिस्कस किया था डिजर्ट ओक के बारे में। तो आई होप आज, कल जिन बच्चों ने गलत आंसर दिए थे आज बता देंगे वो। क्वेश्चन देख देख रहे हैं ना आप, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन 12वां। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहां पाया जाता है? 12वां प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, हम बार बार, ये मुझे लग रहा है डेजर्ट ऑक के बारे में कम से कम हम
चौथी बार डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आपको याद रखना है। देखते हैं बच्चों के आंसर। 12वें का चौथा, नहीं मनीषा जी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मनीषा जी करेक्ट, मनीषा जी, प्रीति जी करेक्ट हैं बिल्कुल। 12वें का होगा दूसरा, डिजर्ट ऑक जो पेड़ पौधा है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये हम चौथी बार डिस्कस कर रहे हैं आई थिंक इस डिजर्ट ऑक के संबंध में ये प्रश्न, तो आपको याद रखना है। और ये भी देख रहे होंगे आप कि कितने क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। पिछले साल जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो आगे आने वाले सालों में रिपीट हो रहे हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार करेक्ट कर लेंगे 12वें का आंसर, जो कि डिजर्ट ऑक के बारे में है। और डिजर्ट ऑक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। 13वां प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, ये मार्डेंट मिस्टेक हो जाती है हिंदी में। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में देखते हैं। पहला कथन क्या है? यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। चलिए दूसरा देखते हैं। यह जो है भातर का भाग है। कितना गलत लिखा है, भातर नहीं है, भारत है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तीसरा, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। चौथा, यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो सिंपल सी बात है भैया, आप याद रखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल का पार्ट है। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें नेपाल दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा नेपाल। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल का भाग है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेपाल एंड द हाइट ऑफ इट्स पीक इज 8,900 मीटर। तो 13वें का आंसर सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे। पहला होगा, देखते हैं किन किन लोगों ने आंसर दिया है सही। वेरी गुड सविता जी, और सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे। 13वें का आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल का पार्ट है। 14वां प्रश्न देखिए। ब्रॉन्ज से संबंधित भी हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्रॉन्ज से संबंधित। तो अब आइए इसको देखते हैं। कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। कांसा, ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन सी हैं? ब्रॉन्ज जो है दो धातुओं से मिलकर बना होता है, टू मेटल्स से मिलकर बना होता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। तो वो दो मेटल्स कौन कौन सी हैं? 14वां प्रश्न। तांबा और टिन, तांबा और लोहा, एल्यूमिनियम और टिन, और तांबा और जस्त। तो ध्यान रखिएगा, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी शायद तीसरी बार हम डिस्कस कर रहे हैं। तांबा और टिन से मिलकर बना होता है कांसा, ब्रॉन्ज। 15वां प्रश्न। कुछ पक्षी हमारी तुलना में चार गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अब तो बहुत रिपीट हो रहे हैं, देखिए आप। 14वें का आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट, सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे। 15वें का आंसर दीजिए अभी आप। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है बाज, कबूतर, तोता। दूसरा है चील, बाज, गिद्ध। तीसरा है पाखता, कोहा, मोर। और चौथा कौवा, चील, बुलबुल। तो चील, बाज, गिद्ध। 15वें का दूसरा बता रहे हैं अधिकतर बच्चे। 15वें का दूसरा बता रहे हैं अधिकतर बच्चे। तो वेरी गुड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा सही होगा, चील, बाज, गिद्ध जो है हमारी यानी कि इंसानों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की चीजें देख सकते हैं। 16वां प्रश्न देखेंगे। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें
देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। दूसरा, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपनी अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें, उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। चौथा, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का आरेख बनाएं। 16वां प्रश्न, तो बिल्कुल सही है। अगर पोषक तत्वों के बारे में, पोषण के बारे में परिचित कराना चाहती है तो उन्हें महसूस कराना पड़ेगा बच्चों को कि आप जो खा रहे हैं वो भरपूर पोषक तत्व है या नहीं है। तो इसके लिए सही होगा कि शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। आस्क द स्टूडेंट टू ओपन देयर टिफिन बॉक्सेस, सी द कंटेंट्स फॉलोड हर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। 16वें प्रश्न का आंसर होगा थर्ड। वेरी गुड सविता जी, मनीषा जी, प्रीति राजावत जी, वेरी गुड। थर्ड आंसर होगा, सभी बच्चे करेक्ट करेंगे इसको। 16वें का आंसर होगा थर्ड। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों की मदद करेगा। किस में मदद करेगा? ये जो टूर है, ये जो विजिट है, वो किस में मदद करेगी? एनिमल्स पर चैप्टर पढ़ाया, फिर जो है एक विजिट अरेंज की, टूर अरेंज किया चिड़ियाघर जाने का, जू जाने का। तो ये किस में मदद करेगा? पहला, दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। दूसरा, कक्षा कक्षीय अधिगम की को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। तीसरा, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। चौथा, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही बात है। आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा दी, फिर आप विजिट पे गए चिड़ियाघर में, वहां रियल में पक्षियों को और जानवरों को देखा, तो प्रैक्टिकली वहां सीखा। क्लास में थियोरटिकली सीखा और जू में जाकर प्रैक्टिकली सीखा, यानी कि कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा 17वें का दूसरा वाला। ठीक है, सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे, सभी बच्चे सेटिस्फाई भी होंगे। 17वें का दूसरा सही होगा। अनिल कुमार, मनीषा जी, प्रीति जी, सविता जी, वेरी गुड, सभी का आंसर करेक्ट है आप सभी लोगों का। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव कहाँ होना चाहिए वैसे? इन विशेषताओं के आधार पर हमने पढ़ा है ये, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लास्ट में आई थिंक एक दो सेशन पहले ही हमने इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो एग्जाम में पूछा गया था आपका। तो ऐसे घर कहाँ बनाए जाते हैं? जहां अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके कारण से जो घर हैं धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं, जिससे उनमें पानी ना भर जाए, और वो मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो ये घर कहाँ होने चाहिए? कौन से गांव में ये गांव कहाँ होना चाहिए? 18वां प्रश्न, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस सेशन देखे हैं तो जल्दी से आंसर दे देंगे आप इसका। देखते हैं कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं। 18वें का पहला, प्रीति जी, मनीषा जी, सविता जी, अनिल कुमार, वेरी गुड, फंटास्टिक, बिल्कुल सही है, असम में है ये। ठीक है, असम, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका असम। सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे इसको। 19वां प्रश्न देखिए। निम्न निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुइटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क इन ईवीएस? पहला है आपका ऑप्शन, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। दूसरा है आपका, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। तीसरा है आपका, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। चौथा है, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली का परिभाषा की व्याख्या करना। 19वां प्रश्न, तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। 19वां प्रश्न, तो तीसरा हो जाएगा, डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देखते हैं आपके आंसर। 19वें का आंसर कौन दे रहा है? सर, आई एम सीटेड क्वालिफाइड, विल दिस सेशन हेल्प मी इन केवीएस एग्जाम? बिल्कुल बिल्कुल करेगा जी। देखिए, एग्जाम डिफरेंट है लेकिन चीजें घुमा फिराकर वही पूछी जाती हैं, तो बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। उन्नीसवे का बताइए। तीसरा बता रहे हैं सविता यादव जी। टीवीएससी नहीं जी, चौथा नहीं होगा, तीसरा होगा। सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे इसको। 19वें का आंसर होगा तीसरा। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ये हमने कल ही सेशन में डिस्कस किया था, गर्दन घुमाने से संबंधित। 20वां प्रश्न, तो बिल्कुल सही है। आप लोग बता रहे हैं उल्लू, आउल। ये आपकी गर्दन जो है घुमा देता है। 21वां प्रश्न देखिए, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ये हमने वो जब सेशन शुरू किया था हमने डिस्कशन का, तब डिस्कस किया था ये हमने। ब्रेल लिपि जो कि देख नहीं सकते जो व्यक्ति, उनके पढ़ने के लिए जो किताबें बनाई जाती हैं, उभरे हुए अक्षर रहते हैं उसमें, जिन्हें वो हाथों के माध्यम से, हाथों को टच करके, उंगलियों को टच करके वो पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। तो ये जो ब्रेल लिपि है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? कितने पॉइंट होते हैं इसमें ब्रेल लिपि में? 21वां प्रश्न, तो बिल्कुल सही बात है, 6 पॉइंट होते हैं इसमें। 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि। 6 बिंदुओं पर आधारित होती है आपकी ब्रेल लिपि। सभी बच्चे करेक्ट करेंगे इसको। 22वां प्रश्न, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे कि टैपियोका और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इन्हें, इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? टैपियोका के बारे में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो ऑप्शन है आपके असम, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश। असम, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल टैपियोका जो है केरल करेक्ट है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, करीब 2 क्वेश्चंस हम इस टॉपियोका से रिलेटेड और केरल से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। तो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत सारे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल छोड़ने नहीं है। तो 22वें का आंसर आपका हो जाएगा, जिसमें टॉपियोका और नारियल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, घर के आंगन में उगाते हैं, तो वो केरल है। ठीक है। 23वां प्रश्न देखिए, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है? पहला, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। दूसरा, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। तीसरा, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। चौथा, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। 23वां प्रश्न, सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। 23वां प्रश्न,
जी अनिल जी, 22वें का तो तीसरा सही है, केरल हो जाएगा। ठीक है, सविता जी ठीक है, प्रीति जी दूसरा बता रहे थे, गोवा नहीं होगा जी। गोवा अगर नारियल के तेल में मछली को तलकर खाना, उससे संबंधित था गोवा, जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। यहाँ टोपियो का भी ऐड हो गया है, तो वो केरल का हो जाएगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, आस्क प्रोबिंग एंड इमेजिनेटिव क्वेश्चंस, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, ये इसका सही आंसर होगा 23 का। बहुत गलत हुआ, आप सब लोगों का गलत हो गया ये क्वेश्चन, सभी लोग फोर्थ बता रहे थे। थर्ड होगा इसका आंसर, 23 का होगा थर्ड। सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे। हाँ, टीवीएससी जो भी हैं आप, 22 का थर्ड सही है आपका, 23 का थर्ड ठीक है, करेक्ट है। सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे। 24th क्वेश्चन देखिए, हरप्रीत अपने हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है और उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है क्या। पहला ऑप्शन, कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। दूसरा, घर से बाहर अक्सर अपने जाने से बचना। अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रेवल आउटसाइड द होम, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, अपने जाने से नहीं, आने जाने से बचना। तीसरा, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच कराना। चौथा, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। सबसे बेहतर सुझाव, अगर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेहतर सुझाव, सजेशन क्या हो सकता है इन चारों में से। 24वां प्रश्न, तो बिल्कुल सही बात है, अगर इंडिविजुअल व्यक्ति अपने अपने वाहन का इस्तेमाल नहीं करेगा तो एयर पॉल्यूशन नहीं होगा बाहर। और उनको सुझाव यही होना चाहिए कि आने जाने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल न करें। ठीक है, क्योंकि सब लोग अपने अपने वाहन से जाएंगे तो प्रदूषण ज्यादा होगा। दिल्ली में देख रहे हैं आप कितनी समस्या है प्रदूषण की वजह से। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, वो तो चलना ही चलना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें आप 10 व्यक्ति जाएं या 20 व्यक्ति जाएं, अगर 20 व्यक्ति अलग अलग इस्तेमाल करेंगे अपने वाहन का तो ज्यादा प्रदूषण होगा। ठीक है, तो बेटर सजेशन यही है कि फोर्थ वाला, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का उपयोग करना, इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा मिलेगा। 25वां प्रश्न, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वो प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का इस्तेमाल करे। कैसे? पहला है प्रश्न लिखना, दूसरा है रूपरेखा डिजाइन करना, तीसरा प्रश्न पत्र का संपादन करना, चौथा ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम क्या होगा, आपको सीक्वेंस बताना है कि सीक्वेंस क्या होगा। राइटिंग द क्वेश्चन, प्रिपेयरिंग द डिजाइन, एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर, प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट। तो कौन सा पहले आएगा? 25वां प्रश्न। तो देखिए, प्रश्न लिखने से पहले उसकी रूपरेखा डिजाइन करना जरूरी है, तो दूसरा पहले आएगा। ठीक है, दूसरा वाला पहले आएगा। तो पहले उसकी डिजाइन तैयार करना, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना, और फिर प्रश्न लिखना, और लास्ट में आएगा प्रश्न पत्र को एडिट करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका पहला। पहला वाला बिल्कुल सही सीक्वेंस है, पहले दूसरा वाला आएगा, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। ये आपका क्रम बिल्कुल सही होगा। 25वां प्रश्न, 25वें का पहला, मनीषा कुमारी जी बिल्कुल सही है आपका। 25वें का बिल्कुल सही है सविता जी, आपका भी सही है। नहीं जी प्रीति जी, फोर्थ नहीं होगा, पहला होगा। ठीक है, पहले रूपरेखा डिजाइन की जाएगी,
उसके बाद जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, फिर प्रश्न लिखा जाएगा, उसके बाद प्रश्न पत्र में एडिटिंग की जाएगी। 26वां प्रश्न देखिए, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। यह भी क्वेश्चन हम इस हाथियों से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। पहला, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। दूसरा, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। तीसरा, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। और चौथा, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। 26वां, हाथी के संबंध में कौन सा कथन सही है। बिल्कुल, हाथी के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल सही है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ये बिल्कुल सही है। अ 3 month old baby elephant generally weighs about 2 क्विंटल। देखते हैं आपके आंसर, 26वें का आंसर। अच्छा, प्रीति जी कह रहे हैं 25वें क्वेश्चन को फिर से समझा दीजिए। चलिए देखते हैं 25वां क्वेश्चन। देखिए, रश्मि को कहा जाता है कि वो एक प्रश्न पत्र बनाए, क्वेश्चन पेपर बनाए, तो वो इनमें से एक क्रम को फॉलो करेगी। तो इस क्रम को फॉलो करने का सही सीक्वेंस क्या होगा, ये तो दे दिया आपको। ऑप्शन 1 प्रश्न लिखना, ऑप्शन 2 रूपरेखा डिजाइन करना, ऑप्शन 3 प्रश्न पत्र का एडिटिंग करना, और फोर्थ है ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो ये तो बिखरे हुए पड़े हैं आपके 4 ऑप्शन, इनको सीक्वेंस में लगाना है कि पहले रश्मि कौन सा काम करेगी। तो पहले रश्मि कौन सा काम करेगी, पहले रश्मि जो है सबसे पहले डिजाइन तैयार करेगी कि कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेगी कि कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न लिखेगी वो, और लास्ट में जब प्रश्न लिख जाएगा फिर उसमें अगर कोई एडिटिंग होनी होगी, काट छांट होनी होगी, फेर बदल करना होगा, तो वो लास्ट में करेगी जो है एडिटिंग, थर्ड वाला। तो ये सीक्वेंस सही होगा इसका, सेकंड, फोर, फर्स्ट और थर्ड, ये सही सीक्वेंस में काम करेगी। पहले सेकंड वाले को फॉलो करेगी, फिर फोर्थ वाले को, फिर फर्स्ट वाले को, फिर थर्ड वाले को। ठीक है प्रीति जी, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं ना, जैसे मैगी ही आप बनाते हैं, तो मैगी बनाने के लिए सबसे पहले गैस चालू करना पड़ेगा ना आपको, उसके ऊपर भगोनी रखनी पड़ेगी, फिर पानी डालना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, फिर मैगी डालना पड़ेगा, मसाला डालना पड़ेगा, उसके बाद बन के तैयार होगी। तो कोई भी काम करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उसी प्रकार से प्रश्न पत्र बनाते समय ये स्टेप फॉलो किए जाएंगे, सीक्वेंस होगा उनका ये वाला, ठीक है। 26वां क्वेश्चन। अब 26वें का आंसर जो भी बच्चे रह गए हैं वो बता दें। भावना वशिष्ठ, वेरी गुड मॉर्निंग। काफी दिनों बाद भावना जी जुड़े हैं क्लास के साथ। ठीक है, तो ये 26वें का आंसर दे देंगे सभी बच्चे। अनिल शुक्ला फर्स्ट बता रहे हैं, मैंने बता दिया है वैसे आपको, तो करेक्ट कर लेंगे सभी बच्चे। 26वें का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 27वां प्रश्न देखिए, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। यदि 1 महीने के लिए लाइट ना हो तो हमारी जो लाइफ है वो किस प्रकार इफेक्ट होगी। तो ऐसा प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, ऐसा प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। पहला, बिजली के सोर्सेस के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। दूसरा, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशल का विकास करना। तीसरा, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। फोर्थ, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं सभी को।
कि बिजली बचाइए, यही बताना चाह रहे हैं, बिजली बचाइए। तो देखिए, प्रमोटिंग इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट, ऐसा प्रश्न पूछने से बच्चे ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे इसके बारे में, इसके प्रोज एंड कॉन्स, लाभ हानि, किस तरह से बिजली गई है तो लाइफ इफेक्ट हो रही है, अब तो किस तरह से लाइट रहनी चाहिए, बिजली रहनी चाहिए, बिजली को बचाया भी जाना चाहिए। ठीक है, तो वो सोच और विचार उनके बढ़ेंगे, सोचने की शक्ति उनकी बढ़ेगी। तो प्रमोटिंग इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट मतलब शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। ठीक है, 27वें का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। देखिए, फोर्थ भी कहीं हद तक ठीक है, लेकिन फोर्थ जो है तभी पॉसिबल हो पाएगा जब लोग उस पर बहुत जो है एक इमोशनल होकर और जो है एक फीलिंग लेकर सोचेंगे कि हमें बिजली बचाना कैसे है, क्योंकि बिजली नहीं बचाएंगे तो हमारी लाइफ इफेक्ट होगी और बिना लाइट के आज बहुत से काम नहीं हो पाते हैं। तो फाइनली ये लोगों की जो इमेजिनेटिव और थिंकिंग स्किल है उसको प्रमोट कर रहा है, लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रभाव, उनकी जीवन प्रभावित हो रहा है लाइट के जाने से, इसलिए वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं और सोचेंगे वो तभी कोई समाधान निकाल पाएंगे। तो फाइनली दूसरा वाला इसलिए करेक्ट है क्योंकि उनकी थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है, थिंकिंग स्किल को बढ़ा रहा है। ठीक है, फोर्थ भी हो सकता है, अगर यहां दूसरा वाला ऑप्शन नहीं होता तो फोर्थ करेक्ट होता, लेकिन अभी दूसरा वाला है तो फाइनली तो सोच विचार से ही संबंधित है ये, तो दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? यह भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? 28वां प्रश्न। तो ध्यान रखना, अक्टूबर से दिसंबर ये फाइनल है। मैंने आपको मधुमक्खी पालन के बारे में जब बताया था तो वो पढ़ाया था, अक्टूबर से दिसंबर इनका ये टाइम होता है। सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ऑप्शन ए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। बी, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। डी, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इन चार स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह भी सही है। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते नहीं, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए बी सी, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया आज क्वेश्चन पेपर। तो आप जो भी बच्चे इस बार नए थे उनसे मैं कहना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप प्रीवियस सेशन जाके देख सकते हैं, पूरे सेशन दिए हुए हैं। और कल फिर मिलेंगे हम सेम टाइम पर
नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।